इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे विस्तार से। चलिए, दो संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से अनिकेत तिवारी और दिल्ली से गजेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। चलिए, गजेंद्र का रुख कर लेते हैं। गजेंद्र, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें दिल्ली से रहने वाली हैं, विस्तार से बताएं दर्शकों को। जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की बड़ी कर ले तो दिल्ली में आज बड़ा सियासी संग्राम होने जा रहा है। एक तरफ सुबह 9 बजे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज अपने कार्यकर्ताओं के साथ नई आबकारी नीति के विरोध में लगभग 19 जगहों पर केजरीवाल सरकार को घेरेंगे। जी। वहीं अगर बात कर ले तो दूसरी तरफ सुबह 11 बजे सीएम आवास में अरविंद केजरीवाल पार्टी के जो विधायक हैं उनके साथ एक अहम बैठक करने वाले हैं। ये बैठक अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि इस बैठक में आप नेताओं के खिलाफ जो एजेंसियों की कार्रवाई की जा रही है उस पर चर्चा की जा सकती है। वहीं आपको बता दें कि आज 19 जगहों पर बीजेपी की तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो आबकारी नीति के विरोध में प्रदर्शन होने जा रहा है। उसमें नई दिल्ली, करोल बाग, नेहरू विहार, चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली, मेहरौली समेत 19 जगहों पर ये सुबह 9 बजे से विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू किया जाएगा। वहीं अगर बात कर ले तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजघाट से डिपो जो इलेक्ट्रिक बस है उसको हरी झंडी दिखाई है, जहां पे 250 जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो दिल्ली में अब चलती हुई सड़कों पे दिखाई देंगी। वहीं जी। अगर बात कर ले तो गुजरात के साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं उनके बड़े चेहरे जो हैं उनका लगातार जो दौर है वो जारी है। अगर आज की बात कर ले तो मनीष सिसोदिया और पंजाब के सीएम भगवत मान ऊना जिले में आज 2 बजे जाएंगे और जनसभा करेंगे। इस दौरान वो जो गारंटियों की जो है वो घोषणा भी करेंगे। देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को लगातार घेरा जा रहा है, उसको देखते हुए एक अहम बैठक आज 11 बजे की जानी है। वहीं अगर अब हम बात कर ले तो आज जो 5 जनवरी 2022 को पंजाब दौरे के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई थी, उस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला है। इसके ऊपर भी आज नजर बनी रहेगी। वहीं अगर जी। दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली में जो कोरोना के मामले हैं वो 900 के पार जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात कर ले तो जो मृत्यु दर है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में जो कोरोना से मृत्यु के केस हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली में 500 रुपए का जो चालान है वो जरूर जारी किया गया है कि जहां सार्वजनिक स्थानों पर लोग मास्क नहीं लगा के रखेंगे उनको 500 रुपए का चालान भुगतना होगा। अगर वहीं हम बात कर ले दिल्ली के मौसम की तो दिल्ली का मौसम आज आईएमडी की माने तो दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं पे बूंदाबांदी भी हो सकती है। लेकिन दिल्ली का जो अधिकतम तापमान है वो 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है, जिससे दिल्ली वालों को गर्मी से परेशान होना पड़ेगा। क्योंकि पिछले 24 घंटे में देखा गया था दिल्ली के कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से दिल्ली में जो उमस है वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को अब पसीने के साथ साथ गर्मी जो है वो काफी परेशान कर रही है। और आज दिल्ली में बेशक बादल जरूर छाए रहेंगे, लेकिन दिल्ली वालों को जो गर्मी है वो भी परेशान करती रहेगी। जी, चलिए गजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। लखनऊ से अनिकेत तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनिकेत, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली हैं लखनऊ से? अगर बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की, तो इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे, कब तक पहुंचने का कार्यक्रम है? देखिए आयुषी, अगर बात की जाए 45 इलेक्ट्रिक बसों की, तो आज सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 कालिदास मार्ग पर आज 10:30 बजे का समय प्रस्तावित किया गया, आज हरी झंडी दिखाएंगे। लगातार यह प्रयास किया जा रहा है आयुषी कि उत्तर प्रदेश में पर्यावरण को सुदृढ़ और सुगम करने के लिए लगातार कवायद की जा रही है। उसको लेकर इलेक्ट्रॉनिक बसों को आज सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी अपने 5 कालिदास मार्ग आवास से दिखाएंगे। इसके साथ साथ आयुषी, एक बड़ी खबर लगातार सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लगातार जो अटकलें हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। और अब बात की जाए अगर भूपेन्द्र चौधरी की, जो पिछली योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री थे, उनका नाम बड़ी जोर जोर से चल रहा है। कल एक कार्यक्रम में जब पंचायती राज मंत्री वहां पर शिरकत कर रहे थे, तो उसी समय उनके पास आला कमान की तरफ से फोन आया और आनंद फानंद में उन्होंने मीटिंग छोड़कर वहां से लखनऊ से सीधा दिल्ली रवाना हुए। तो इस तरीके की बात सामने निकल कर आ रही है कि आने वाले समय में जल्द ही जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की जो घोषणा का जो नाम जो सामने आना है, वो जल्द नाम की घोषणा हो सकती है। उसमें भूपेन्द्र चौधरी का नाम बेहद तेजी के साथ में सामने चल रहा है। हालांकि भूपेन्द्र चौधरी की अगर बात की जाए तो जाट समुदाय से वो बिलोंग करते हैं और जाट समुदाय में उनका बड़ा ही वर्चस्व भी है। पिछले जो
चुनाव में अगर देखा जाए तो भूपेंद्र चौधरी की जो भूमिका थी वो बेहद ही अग्रणी रही थी। किसान आंदोलन में भूपेंद्र चौधरी ने बड़ी भूमिका निभाई थी और यही कारण है कि अब कहीं ना कहीं भूपेंद्र चौधरी का नाम बड़ी तेजी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष के को लेकर चल रहा है। हालांकि अगर बात की जाए आयुषी पश्चिमी यूपी की, तो पश्चिमी यूपी में लोकसभा की 14 सीटें आती है और आगामी 2024 के चुनावों को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में कवायद लगातार की जा रही है कि कैसे 2024 के चुनावों को बड़ी एक प्रबलता के साथ में लड़ना है और केंद्र की सत्ता पर काबिज होना है। इसके साथ साथ आयुषी आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में कल पूर्व जो मुख्यमंत्री कल्याण सिंह है उनकी प्रतिमा लगाने की भी घोषणा हो चुकी है। इसके साथ साथ राजधानी लखनऊ में और उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी। और आयुषी आपको बता दें कि लगातार सूबे के मुख्यमंत्री का ये प्रयास है कि जो इलेक्ट्रॉनिक बसें आज जो चलाई जा रही, जिनको हरी झंडी दिखाई जाएगी, उनका नाम जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके नाम पर रखा जाएगा। इसके साथ साथ जो प्रमुख तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं उनके नाम पर भी उन बसों का नाम रखा जाएगा। तो ये तमाम वो बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश की आज आयुष सामने लेकर कर आ रही है। सबसे बड़ी खबर जो प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जो लगातार जो कयास जो अटकलें लगाई जा रही है वो सामने निकल कर आ रही है कि भूपेंद्र चौधरी को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है आयुषी। हालांकि अगर बात की जाए इसके साथ साथ जो नशा माफिया है उनको लेकर भी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपना लिया है और एशिया सोम जो अवनीश अवस्थी है उन्होंने 7 दिन का 1 सप्ताह का जो अभियान है उसे चलाने के लिए दिशा निर्देश एडवाइजरी जारी कर दी है। सभी जो जिला मजिस्ट्रेट है, जितने भी कप्तान है, खासकर गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, इन जगहों के जो एसएसपी और जिला मजिस्ट्रेट है उनको यह हिदायत के निर्देश दिया गया है कि 1 सप्ताह तक जो अवैध नशे के कारोबार में जो लोग संलिप्त है, जो लोग जिनकी संलिप्तता पाई जाती है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो लगातार ये वो बड़ी तमाम खबरें आज उत्तर प्रदेश में सामने निकल कर आई हैं आयुषी। और लगातार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर एक पहलू पर लगातार बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और आगामी 2024 के चुनावों को अगर मद्देनजर देखा जाए तो लगातार उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कवायद तेज होती जा रही। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, अपने लोगों के बीच में जाकर जनता से जनसंवाद कर रहे हैं और लगातार जो प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको भी लगातार लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। इसके साथ साथ लगातार जो प्रदेश और केंद्र सरकार की जो योजनाओं को फलीभूत करना है, उन्हें जमीन पर धरातल पर लाने के साथ साथ प्रदेश और केंद्र की जो जनता है उसको जिस तरह से लाभ देना है उसको लेकर लगातार समीक्षा बैठक की जा रही। खुद जो जितिन प्रसाद जो कैबिनेट मंत्री हैं, जिनके पास पीडब्ल्यूडी का प्रभार है, वो भी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और खुद सड़कों पर निकलकर भ्रमण कर रहे हैं और इस बात की ताकीद कर रहे हैं कि जो भी लगातार समीक्षा बैठक तो की जा रही है। एक अपडेट आपसे लेना चाहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में भी हरी झंडी दिखाने वाले थे इलेक्ट्रिक बसों को और कानपुर में भी, तो फिलहाल अपडेट क्या है? लखनऊ में हरी झंडी दिखा दी गई है कि कानपुर में? पांच कालिदास मार्ग से 45 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें से 8 बसें हैं वो कानपुर में संचालित की जाएंगी और बाकी जो बसें हैं उन्हें लखनऊ में चलाया जाएगा। और 11 जो तीर्थ स्थान है उनके नाम पर और स्वतंत्रता सेनानी है उनके नाम पर इन बसों का नाम रखा जाएगा, ताकि जो स्वतंत्रता सेनानी है जिनकी उत्कृष्ट भूमिका रही है आजादी के समय में, आजादी दिलाने में, तो उनकी भूमिका को अग्रणी मानते हुए उनके नाम पर इन बसों का नाम रखा जाएगा और उनका संचालन किया जाएगा। लगातार ये प्रयास है आयुषी की उत्तर प्रदेश में जो पर्यावरण की जो पर्यावरण को लेकर लगातार जो प्रदेश सरकार काम कर रही है, लगातार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बात कहते हैं कि पर्यावरण को सुगम और बनाने के लिए लगातार आम जनमानस की जन सहभागिता की बेहद आवश्यकता है और यही कारण है कि लगातार इस तरह के प्रयास किया जा रहा है कि ईंधन और डीजल पेट्रोल का जो उपयोग है उसे कम किया जाए और इलेक्ट्रॉनिक बसों का उपयोग किया जाए। इसके साथ साथ बायोफ्यूल को भी लेकर लगातार प्रदेश की मुखिया योजना बना रहे हैं और उसको भी धरातल पर लाने की कवायद की जा रही है आयुषी। जी चलिए अनिकेत, आप खबरों पर नजर बनाए रखिए। चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं, ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। ईशा, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें चंडीगढ़ से रहने वाली हैं? जी आयुषी, देखिए आज जो नज़र टिकी रहेगी वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर टिकी रहेगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर चूक हुई थी और उस पे आज जो सुप्रीम कोर्ट है अपना फैसला सुनाने वाला है। 5 जनवरी को जब पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यहाँ पर फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उनकी तरफ से कई सौगातें पंजाब की जनता को देनी थी, लेकिन भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से महज 10 से 12 किलोमीटर दूरी से पहले ही उनके सुरक्षा में भारी चूक देखने को मिली थी और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा था और सौगात भी जो पंजाब की जनता को विकास से संबंधित वो देने वाले थे वो अधर में लटक गई। तो ऐसे में उस दौरान भी सियासत जो है काफी तेज हो चुकी थी क्योंकि चुनाव भी नजदीक थे और मौजूदा उस दौरान जो सरकार थी, चन्नी सरकार, उस दौरान
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी थे, जिनका कहना था कि कोई भी चूक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में नहीं हुई, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा फिरोजपुर, वही इलाका जो कि कभी आतंकवादी गतिविधियों के लिए काफ़ी जाना जाता था, लेकिन अभी भी जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो काफ़ी तेजी से वहां पर बढ़ रही हैं, वहीं पर उनकी सुरक्षा में चूक हुई थी। तो ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हालांकि जो रिटायर्ड जस्टिस हैं इंदु मल्होत्रा, उनके नेतृत्व में जांच कमेटी का गठन जरूर किया गया था। उनकी रिपोर्ट अभी फिलहाल सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी के तमाम पंजाब के नेता ये मांग कर रहे हैं कि वो रिपोर्ट भी सार्वजनिक होनी चाहिए। ताकि बने रहिए हमारे साथ, रुक करेंगे आपका, लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए पटना का रुख कर लेते हैं। संवाददाता विवेक रंजन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, देखिए पटना में तो अब सीबीआई की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। कल लालू प्रसाद के बहुत ही करीबी सुनील सिंह के यहाँ सीबीआई की रेड देखने को मिली थी। अभी फिलहाल क्या अपडेट और आज की सियासी गलियारों से क्या तमाम बड़ी जानकारी? जी बिल्कुल, सीबीआई की टीम जो है, सीबीआई की टीम कल सुबह 7:30 बजे से आरजेडी के 5 नेता हैं, 5 नेताओं के ठिकाने पर छापेमारी चल रही थी, जिसके बाद सीबीआई 12 घंटे तक जांच की, लेकिन बाद कोई भी नहीं मिली, उनको सुराग कुछ भी नहीं मिला। लेकिन एक जो सुराग मिली है, जो बता दें कि सुनील सिंह है जो एमएलसी हैं और बिस्कुमान का चेयरमैन है, उनके आवास से 2.5 लाख रुपया बरामद की गई है, साथ ही साथ एक सूटकेस बरामद की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाए तो उससे लेकर जो सीबीआई की जो टीम थी, सीबीआई की टीम पटना से लेकर मधुबनी तक छापेमारी करते। मधुबनी में जो आरजेडी से राज्यसभा जो सांसद इफाक अहमद अंसारी, उनके आवास पर जो छापेमारी किए गए थे, वहां पर जब आरजेडी के कार्यकर्ता ने उग्र रूप होकर सीबीआई की टीम पर हमलावर कर दिया था। इसके बाद कहीं ना कहीं जो कहे जाए तो बीजेपी के तरफ से जो सियासत तेज हो गई। बीजेपी लगातार सवाल करके सीबीआई एक निष्पक्ष एजेंसी है, सीबीआई अगर जांच करती है, सीबीआई पे हमलावर होते हैं, तो ये आरजेडी का गुंडागर्दी राज है। बता दें कि सुबह में बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता है अरविंद सिंह ने बगाते अपना बयान जारी करते हुए कहा था कि जो सीबीआई की टीम है, सीबीआई की टीम इशारे पे, बीजेपी के इशारे पे काम नहीं करते, वो निष्पक्ष है, वो उनको जो मन में आता है वो अपने काम करते हैं, जो उनके दायरे में जो जाते हैं केस, उस दायरे में केस को जांच करने के लिए जाते हैं। लेकिन जो आरजेडी के नेता लोग हैं उन पे उग्र रूप जो धारण के, वो कहीं ना कहीं जो कहा जाए तो शर्मसार करने वाली घटना थे। वहीं अगर दूसरी खबर की बात करी जाए तो बिहार विधानसभा में आज जो अध्यक्ष पद का है, अध्यक्ष पद पे आज नामांकन करेंगे। बता दें कि आरजेडी की तरफ से जो अवध बिहारी चौधरी का नाम आगे चल रहा था। चलिए विवेक, आप खबरों पर नजर बनाए रखिए, रुक करेंगे आपका। रायपुर का रुक कर लेते हैं, वहां से संवाददाता अनिल नेताम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनिल, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट रायपुर से रहने वाली है और मौसम के मिजाज को लेकर के क्या अभी फिलहाल जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि कई राज्यों में बारिश का भी दौर देखा गया था। अभी फिलहाल मौसम को लेकर क्या अपडेट? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है मौसम सामान्य बना हुआ है। आज राजधानी रायपुर में क्या है और गर्मी का एहसास लोगों को यहाँ पर हो रही है। तो मौसम की बात करें तो मौसम जो है राजधानी जो है सामान्य बना हुआ है। बात राजनीतिक गलियारों की करने तो जो है किस तरह से कल जो है भाजपा का एक बड़ा प्रदर्शन था सीएम हाउस घेराव को लेकर। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जो है बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर सीएम हाउस घेराव के लिए जो है आह्वान किया था, जिसमें पूरे प्रदेश से जो है युवा राजधानी रायपुर शामिल हुए, यहाँ आए थे और इसी के साथ जो है उन्होंने जो है सीएम हाउस घेराव के लिए भी निकले। लेकिन प्रशासन की पूरी तैयारी की वजह से जो है सीएम हाउस घेराव उतनी सफल नहीं रह पाई और उन्हें बीच रास्ते में ही रोका गया। इसी के साथ जो है प्रदेश के जो बड़े नेता रहे भाजपा के, जो है जैसे प्रदेश प्रभारी जीएस पुरंदेश्वरी भी आई हुई थी। इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जो रहे, ये तमाम जो बड़े नेता थे भाजपा के, जो वरिष्ठ नेता चाहे ब्रिजमोहन अग्रवाल और राजेश मोड़ा, तमाम बड़े जो नेता रहे, उनके नेतृत्व में ही जो है पूरा जो है काफिला जो निकला था सीएम घेराव के लिए। लेकिन प्रशासन की कड़ी मुस्तैदी के चलते जो है जमाजप्ती भी होती रही और सीएम हाउस को घेर नहीं पाए, बट फिर भी काफिला काफी अधिक मात्रा में चली और हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग जुटे हुए थे और सीएम हाउस घेराव के लिए चले। उनका मेन मुद्दा था कि बेरोजगारी किस तरह से छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस सरकार आई है अपनी घोषणाओं को लेकर, उन घोषणाओं को पूरा करे और जो बेरोजगारी भत्ते देने की जो बात भी कहे गए थे, उन बातों को भी अमल पे लाते हुए बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस भाजपा का जो है ये अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ, रुक करेंगे आपका। सुबोध गुप्ता का रुक कर लेते हैं, रांची से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुबोध, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट रांची से रहने वाली हैं? सीएम हेमंत सोरेन के करीबी के यहाँ छापेमारी देखने को मिली है ईडी की, अभी इसको लेकर के क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए,
राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जो झारखंड के सबसे बड़े लाइजनर माने जा रहे हैं प्रेम प्रकाश, उनके रिश्तों के बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ रही है। एक और राजनीतिक गलियारे से खबर है कि 21 अगस्त को राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली से आज लौट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी खबरें, बड़ी राजनीतिक गलियारों में इशारा कर रही है कि राज्यपाल का 3 दिन दिल्ली में रहना और गृह मंत्री अमित शाह से और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलना, 3 दिनों तक वार्ताएं करना, झारखंड सरकार को लेकर लगातार चर्चाएं बनाना, ये सब कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में खबर की विषय बनी हुई है और चर्चाएं लगातार झारखंड में हो रही है। दूसरी बात है कि ईडी की छापे लगातार, जो प्रेम प्रकाश लाइजनर बोले जाते हैं, उनके घर में लगातार पड़ रहे हैं। 2 हथियार भी बरामद हुए हैं, AK-47 हथियार, जिसे ये ईडी के पदाधिकारियों ने जब्त कर तत्काल अपने पास रखा है। फिलहाल रांची के जो SSP हैं वह भी इस हथियार के बरामदे मामले में अपना स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर यह AK-47 का बरामद होना बहुत बड़ा विषय है। तीसरी सबसे बड़ी जानकारी यह है कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कुछ मंत्री और विधायक के साथ बैठक कर सकते हैं इस मामले को लेकर। बैठक तो होगी ही, आप बने रहिए, हमारे साथ रुक करेंगे आपका। फिलहाल रुक कर लेते हैं देहरादून से, संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। उपेंद्र, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली हैं उत्तराखंड से, और अगर बात कर ले सीएम पुष्कर सिंह धामी के, तो क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है? देखिए, जिस प्रकार से अगर उत्तराखंड की बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने UK-SSC पेपर के सभी पेपरों को जो है वो निरस्त करने के जो है वो निर्देश दे दिए हैं। जो भी अधीनस्थ चयन आयोग की ओर से जो पेपर हाल ही में जो कराए गए थे, उन सभी को जो है वो निरस्त करने के जो है वो निर्देश दे दिए गए हैं। क्योंकि जिस प्रकार से UK-SSC पेपर लीक मामले की जिस प्रकार से जाँच चल रही है और जिस प्रकार से 2021 में BDO और BPDO की जो परीक्षा हुई थी उसमें धांधली देखने को मिली, उसकी जिस प्रकार से जांच चल रही है, ऐसे में 22 लोगों की गिरफ्तारी जिस प्रकार से हो चुकी है और ऐसे में अभी कई लोगों की गिरफ्तारी होनी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देर रात जो है एक निर्देश दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि UK-SSC जो पेपर है, जितने भी पेपर भी हाल ही में कराए हैं, उन सभी पेपरों को जो है वो निरस्त किया जाए और उन सभी की जो है वो जाँच की जाए। वहीं अगर दूसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई सारे कार्यक्रम जो है वो प्रस्तावित है। चाहे देहरादून में आज बैंक समितियों के साथ जो है उनकी बैठक जो है अभी 10 बजे से चल रही है। उनके जिस प्रकार से बैंकरों के साथ जो है वो लगातार जो है जो संवाद जो है वो कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है कर्ज लिया जाए, किस तरीके से उसमें जो है वो काम किया जाए, इस लेकर जो है बैंकरों से जो है वो बातचीत की जा रही है। वहीं उनकी जो दौरा है वो उधम सिंह नगर में भी उनका दौरा है, वहाँ पर भी शहीद स्थल पहुँच जो है वो श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई देगा और वहाँ पर भी एक कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। उस तमाम कार्यक्रमों के बाद जो है वो फिर से शाम को जो है वो देहरादून के अपना शासकीय कार्य जो है वो निपटाएंगे। वहीं अगर तीसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो मौसम का मिजाज जिस प्रकार से लगातार उत्तराखंड में बदल रहा है और जिस प्रकार से लगातार मौसम विभाग की ओर से जिस प्रकार से पूर्वानुमान जारी किया गया है, तो ऐसे में अभी आने वाले कुछ दिनों में जो है फिर से जो है मौसम का मिजाज बदल सकता है और कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ जो है तेज बारिश देखने को भी मिल सकती है। और यही देखने को भी मिल रहा है कि देहरादून में कई जगहों पर जो है भारी से बहुत भारी बारिश जो है वो देखने को मिली है, जिससे आपदा का संकट जो है वो लगातार बना हुआ है। हाल ही में जिस प्रकार से जो है कुछ दिन पहले देहरादून के रायपुर कुमारडा में जिस प्रकार से जो है भारी तबाही जो है वो देखने को मिला, जिस प्रकार से सोंग नदी में जिस प्रकार से भारी तबाही जो है वो हुई है, उसमें अब लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है। SDRF और NDRF की जो टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू कर रही है। हालांकि जिस प्रकार से सरखेत में 5 लोग अभी लापता बताए जा रहे थे, उनमें 3 लोगों के शव जो है वो कल बरामद कर दिए गए। अभी कई अन्य लोगों के जो है जो शव बरामद करने के लेकर जो है वो रेस्क्यू लगातार जारी है। और क्योंकि जिस प्रकार से जो SDRF की जो टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू कर रही, चाहे डॉग स्क्वाड की मदद हो, तमाम उपकरणों के साथ जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। तो ऐसे ही जिस प्रकार से घनसाली में भी लगातार जिस प्रकार से बादल फटा था, तो वहाँ पर भी SDRF की जो टीमें हैं वो रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जो है उत्तराखंड में जो बारिश हो रही है कहीं ना कहीं आपदा का सबब बन रही है और जिस प्रकार से पहाड़ी इलाकों में जो है खास तौर पर जो आपदा है वो देखने को मिल रही है। जी उपेंद्र, देखिए राहत बचाव कार्य जारी है NDRF और SDRF के तरफ से। चलिए आपका शुक्रिया।
शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने राज्य की तमाम बड़ी खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।